हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज आपके साथ एक न्यू हिस्टोरिकल वन शॉट वांगशन एफएफ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्लाउड रिसर्च एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी और वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा पैलेस था जो काफ़ी खूबसूरत था और वहाँ सब कुछ हरा भरा था चारों तरफ। क्लाउड रिसर्च पे जो पैलेस था वहाँ के सेकेंड प्रिंस लान वांगजी, जो कि बचपन से पैलेस के चार दीवारों के भीतर ही रहते थे, उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं पता था। प्रिंस वांगजी जब 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए उनके अंकल लानकोरेन ने उन्हें अपनी देखरेख में बड़ा किया था। प्रिंस वांगजी को प्यार तो नहीं मिल पाया था, लेकिन हाँ, रूल्स और रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करना है ये उन्हें अच्छे से सिखाया गया था। रग रग में उनकी भर दिया गया था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के सामने बाकी हर चीज़ बेकार है, क्योंकि लानकुरन ने उन्हें बचपन से ही ऐसा माहौल दिया था। कभी उन्हें पता ही नहीं चला था कि प्यार क्या होता है। लेकिन प्रिंस वांगजी अपने दिल में एक राज को छुपाए हुए थे जो वो किसी को भी नहीं बता सकते थे। प्रिंस वांगजी के बड़े भाई लांशचन ही थे जिससे वांगजी अपने दिल की बात कहता था। लेकिन जैसे जैसे प्रिंस वांगजी बड़े होने लगे थे, उनके दिल में बाहर की दुनिया को देखने की इच्छा जागने लगी थी और एक शख्स से मिलने की भी इच्छा। लेकिन इसके बारे में वो कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे। लेकिन एक दिन किस्मत से कुछ ऐसा खेल खेला गया उनके साथ कि प्रिंस वांगजी को पैलेस से बाहर निकलना ही पड़ा। सुबह का वक्त था। लानकोरेन ने प्रिंस वांगजी को अपने पास बुलाया और कहा, वांगजी, मेरी बात गौर से सुनो। आज मैं और शिचन दूसरे देश के राजा से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमें हमारी जो सेना है उसको और मजबूत करना है। तुम यहाँ पैलेस में ही रहना, कहीं भी मत जाना। 21 साल के प्रिंस वांगजी चुपचाप खड़े हुए थे और अपने अंकल की बातें सुन रहे थे। उन्होंने बो किया और कहा, ठीक है अंकल, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। शिजन जानते थे कि वांगजी उदास हो गया है। वो कहते हैं, वांगजी, मैं और अंकल 3 दिन में वापस आ जाएंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और उदास मत होना। यहाँ पर अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो बोल देना। वांगजी कहता है, क आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन क क्या क्या मैं आपके अंकल के साथ नहीं चल सकता हूँ? मुझे भी। लेकिन लानकुरेन ने बीच में ही वांगजी को रोक दिया और कहा, नहीं वांगजी, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो, तुम पैलेस में ही रहोगे। वांगजी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने अंकल को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। सच ये था कि बर्थ होने के कुछ मंथ्स बाद वांगजी के फोरहेड पर जो ब्लू रिबन था उस पर एक ब्लू डायमंड अपने आप अपीयर हो गया था। जिसके भी फोरहेड रिबन पर ब्लू डायमंड अपीयर होता था, ऐसा कहा जाता था कि वो ब्लू डायमंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो मरे हुए को भी ज़िंदा कर सकता था, पूरी दुनिया जीत सकता था जिसके पास भी वो डायमंड होता था। और इसी वजह से वांगजी के पेरेंट्स की भी जान चली गई थी और अब लानकुरेन वांगजी की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। प्रिंस वांगजी बचपन से ही हर चीज़ में सबसे आगे रहते थे। कभी उन्हें किसी चीज़ के लिए कहा नहीं जा सका था, चाहे वो तलवारबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो और या फिर स्टडीज़ हो। वांगजी ने आज तक कोई भी हार नहीं मानी थी और वो हर चीज़ में अव्वल ही आए थे। पर लानकुरेन अब कोई रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि वांगजी की अब उम्र हो चुकी थी जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते। उनके और शिचन के जाने के बाद प्रिंस वांगजी जिंगशी में थे और लिटरेचर स्टडी कर रहे थे। अचानक से उनकी आंखों के सामने उनके पेरेंट्स का फेस नज़र आने लगता है। वांगजी ने अपनी बुक को क्लोज कर दिया और कहा, मदर, फादर, आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। अंकल और गागा भी यहाँ पर नहीं हैं। मदर, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी वांगजी की नज़र जिंगशी में जो विंडो थी उस पर गई। वहाँ पर एक ब्लैक कलर का बनी बैठा हुआ था। वो बहुत ही क्यूट था और एकटक वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी को बनीज बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन आज तक उसने ब्लैक बनी तो देखा ही नहीं था।
क्लाउड रिसर्च में सिर्फ वाइट बनीज ही थे। वांग जी कहता है, नहीं, ये मेरी आंखों का सिर्फ एक धोखा है। यहाँ पर पैलेस के अंदर ब्लैक बनी कहाँ से आएगा? नहीं, ये मुझे से भ्रम हो रहा है। तभी वो ब्लैक बनी विंडो से नीचे उतर आया और हॉप करते हुए वांग जी के सामने जो टेबल पड़ी हुई थी उस पर आकर बैठ गया। वांग जी कहता है, पैलेस के मेन डोर पर तो बैरियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है। उसे लेंस के अलावा और कोई क्रॉस नहीं कर सकता, या फिर लेंस किसी को जब तक अलाउ ना कर दे। तो ये बनी कहाँ से? तभी वो बनी एकदम से वांग जी के लैप में आकर बैठ जाता है। वांग जी ये देखकर चौंक गया, लेकिन उसने उस बनी को दूर नहीं भगाया और वो बनी भी बहुत प्यार से वांग जी की लैप में बैठा हुआ था। उस बनी की आइज़ ग्लो कर रही थी। वांग जी ने उसके सिर पर धीरे से अपना हाथ फेरा तो वो बनी वांग जी के और करीब आ गया। वांग जी के लिए ये एक्सपीरियंस पहली बार था, क्योंकि उसके अंकल ने कभी उसे बनीज के साथ भी खेलने तक नहीं दिया था। तभी वो बनी वांग जी के लैप से नीचे उतर गया और जिंगशी में इधर उधर दौड़ने लगा। वांग जी कहता है, अगर क्लाउड रिसर्च में किसी को पता चल गया कि जिंगशी में बनी है तो इसे यहाँ से ले जाएंगे। ये सोचकर वांग जी अपनी जगह से उठा और उस बनी को पकड़ने के लिए जाने लगा, क्योंकि अगर क्लाउड रिसर्च में किसी और को पता चल गया कि ये बनी बैरियर क्रॉस करके अंदर आ गया है और सेकंड प्रिंस वांग जी के रूम में है तो इस बनी को मार दिया जाएगा। लेकिन बनी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वांग जी उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। तभी वो प्यारा सा क्यूट सा ब्लैक बनी जिस विंडो से जिंगशी में आया था उसी से वो बाहर निकल गया। प्रिंस वांग जी ये देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि बाहर लैंड सोल्जर्स थे जो बाहर की रखवाली कर रहे थे। वांग जी जल्दी से बाहर भागा तो उसने देखा कि वो बनी क्लाउड रिसर्च के बाहर की तरफ भागते हुए जा रहा था। वांग जी चाहकर भी खुद को उसके पीछे जाने से नहीं रोक सका और कब प्रिंस वांग जी क्लाउड रिसर्च के बाहर आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब प्रिंस वांग जी ने अपने चारों तरफ देखा तो वो चौंक गए। उन्होंने खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच पाया। अगर प्रिंस वांग जी की जगह कोई और होता तो शायद वो डर गया होता, क्योंकि जंगल इतना बड़ा था, घना था। लेकिन वांग जी ने बचपन से ही खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपनी रखवाली करना है, ये अच्छे से सीख लिया था। प्रिंस वांग जी ने अपने सांसों को संभाला, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कहा, ये बनी कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था, कहाँ गायब हो गया? तभी एकदम से वो चौंक गए, क्योंकि वांग जी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। वांग जी ने अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड बीचेन को समन किया। तभी देखते ही देखते एक वाइट कलर की सोर्ड जिसके चारों तरफ एक वाइट लाइट सी ग्लो हो रही थी, वो वांग जी के हाथों में आ गई। वो सोर्ड बहुत ही पावरफुल थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी उस सोर्ड के कांटेक्ट में आएगा वो बच नहीं पाएगा। वांग जी ने कहा, जो भी कोई है वो सामने आ जाओ, नहीं तो। लेकिन इससे पहले कि वांग जी कुछ कहता या खुद को संभाल पाता, किसी ने वांग जी के पीछे से आकर बोल दिया। इससे वांग जी चौंक जाता है और वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया। अब तो वांग जी का गुस्सा और ज़्यादा आ गया था। वो कहता है, कौन है? हाँ, मुझे बता दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तभी प्रिंस वांग जी ने देखा, उनके सामने एक उन्हीं के हम उम्र मैन खड़ा हुआ था। लेकिन प्रिंस वांग जी की तरह इस मैन ने वाइट नहीं बिल्कुल ब्लैक कलर के ग्लव्स पहन रखे थे। उसकी कमर के पास एक बांसुरी थी और वो मैन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी स्माइल भी बहुत खूबसूरत थी। प्रिंस वांग जी उसे देखते ही रह गए। वो मैन बोला, प्रिंस वांग जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वींग हूँ। आज से 3 साल पहले मैं कुछ वक्त के लिए, ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए क्लाउड रिसर्च में अपने भाई चेंग और शिजे के साथ आया था। मुझे आपके अंकल ने लैन एम्पायर के रूल्स तोड़ने की वजह से पनिश भी किया था। प्रिंस वांग जी तभी अपनी जगह पर से उठ जाते हैं और गौर से विंग को देखने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि उस वक्त जब विंग क्लाउड रिसर्च में आया था तब उसने वांग जी से दोस्ती करने की कोशिश करी थी, बहुत कोशिश करी थी। विंग एक ओमेगा था, इसलिए उसके फेरामॉन्स की वजह से वांग जी की कंडीशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उस वक्त वांग जी ने अपने आप को संभाल नहीं पाए थे वांग जी, और उन्होंने यानी कि प्रिंस वांग जी ने विंग को इम्प्रिंट कर दिया था। लेकिन विंग इस बात से अनजान था, ऐसा वांग जी को लगता था।
विंग को नहीं पता था कि वो प्रिंस वांगजी का मेट बन चुका है। प्रिंस वांगजी इस बात को अच्छे से जानते थे और वो भूलते भी तो कैसे। 1 साल तक विंग क्लाउड रिसर्च में ही रहा था और कब वांगजी को उससे प्यार हो गया, जो कि शुरुआत में वो उसे हेट करते थे, लेकिन कब उन्हें उससे प्यार हो गया ये वांगजी को खुद पता नहीं चला। लेकिन जब विंग क्लाउड रिसर्च से चला गया था तो वांगजी बहुत उदास हो गया था, या फिर कह लीजिए कि विंग को निकाल दिया गया था। उसके बाद वांगजी को फिज़िकली बहुत पेन का सामना करना पड़ा था। कई बार उसकी रट आ चुकी थी और उतनी ही बार उसे विंग की बहुत ज़रूरत होती थी, क्योंकि विंग को वांगजी ने मार किया था और सिर्फ विंग ही और उसके फेरोमोन्स ही प्रिंस वांगजी के पेन को कम कर सकते थे और उनको निजात दिला सकते थे। लेकिन विंग था ही नहीं उनके पास। सिर्फ फर्स्ट प्रिंस लांशीचेन को ही पता था कि वांगजी ने विंग को इम्प्रिंट कर दिया है। उन्होंने वांगजी से कहा कि वो अंकल को बता दें ताकि विंग को बुला लिया जाए और वांगजी की तकलीफ़ कम हो सके। लेकिन प्रिंस वांगजी ने यह कहकर मना कर दिया था कि जब विंग उनसे प्यार ही नहीं करता है तो वो क्यों उस पर अपना हक जताएं। एक बार अगर किसी अल्फ़ा ने किसी ओमेगा पर अपना इम्प्रिंट कर दिया तो या फिर उसे मार्क कर दिया तो वो अल्फ़ा अपने ओमेगा के अलावा और किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता था और ना ही तो शादी कर सकता था। लेकिन ओमेगास के लिए ये बात इतना मायने नहीं रखती थी। विंग प्रिंस वांगजी का फर्स्ट लव था और वो इस सच से अनजान था। प्रिंस वांगजी ने अपने एक कदम को विंग की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिया और कहा, विंग मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हें क्या कह रहे हो। उन्होंने एक तरह से विंग की बात को इग्नोर कर दिया था, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को विंग पर बर्डन नहीं करना चाहते थे। लेकिन विंग भी कहाँ कम था। वो जल्दी से वांगजी के सामने आ गया और उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, प्रिंस वांगजी, आप मुझे कैसे भूल सकते हो? आपसे मिलने के लिए तो मैंने इतना रिस्क लिया था। मैं बनी बन के आपके पास आया था और उस बैरियर को तोड़ने के लिए मुझे कितने तलिस्मांस का यूज़ करना पड़ा। अचानक से वांगजी सुनकर चौंक गया और बोला, बनी? विंग, जो कि कुछ देर पहले तक वांगजी से दूर खड़ा हुआ था, वो वांगजी के बेहद करीब आ गया और वांगजी की आइज़ में देखते हुए बोला, प्रिंस, अभी तक आप मुझे पहचान नहीं पाए। वांगजी अपने आप को सेन यानी कि होश में रखने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर देता। अभी उसकी नज़र विंग की आइज़ पर गई। विंग की आइज़ बिल्कुल उस ब्लैक बनी की तरह ही दिख रही थी और ग्लो कर रही थी जो जिंगशी में आ गया था। वांगजी कहता है, विंग, वो ब्लैक बनी तुम ही थे, लेकिन तुमने क्लाउड रिसर्च के बैरियर को कैसे तोड़ा? विंग तभी प्रिंस वांगजी के गले से लग गया और बोला, वांगजी, आई मिस्ड यू। क्लाउड रिसर्च से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल को याद किया। मैं हर पल इंतज़ार करता था कि मैं कब तुमसे मिल पाऊँगा। वो 1 साल मेरे लिए बहुत खूबसूरत था, बहुत कीमती था। प्रिंस वांगजी विंग की लिप्स के बेहद करीब आ चुके थे। ऐसा लगा कि वो बस विंग को किस करने वाले थे और विंग भी अपनी जगह से नहीं हटा था। तभी ऐसा लगा प्रिंस वांगजी होश में आ गए हों। वो पीछे हो गए और बोले, विंग, तो तुम मुझे धोखे से पैलेस के बाहर लेकर आए हो। तुम्हें पता भी है कि एक प्रिंस को धोखे से पैलेस के बाहर लाने का क्या अंजाम होता है। विंग, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर सोल्जर ने तुम्हें पकड़ लिया या जान लिया कि तुम्हारी वजह से मैं पैलेस से बाहर आया हूँ तो विंग, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। ये कहकर प्रिंस वांगजी आगे जाने लगे तो अपने इमोशंस को और नहीं रोक पा रहे थे। तभी विंग ने वांगजी के हाथ को पकड़ लिया और कहा, प्लीज़ प्रिंस, आप कहीं मत जाइए। मेरी बात सुन लीजिए। मुझे पता है कि मेरी वजह से ऑलरेडी आपको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। एकदम से ऐसा लगा जैसे वांगजी की पूरी बॉडी अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी। वो पीछे मुड़ा और बोला, विंग, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में, मेरी तकलीफ़ों के बारे में? मैंने क्या क्या सहा है? हाँ। विंग की आंखें आंसुओं से भर आई थी। उसे ऐसे देखकर वांगजी भी परेशान हो गया था और बोला, विंग, मैंने पूछा ना कि तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में। विंग ने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी। वो बोला, प्रिंस वांगजी, मुझे पता है कि 3 साल पहले आपने मुझे मार्क कर दिया था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया था। प्रिंस वांगजी, आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। मैं चाहता तो आपसे दूर हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं नहीं गया आपसे दूर। मैंने आपको काम डाउन होने में हेल्प करी थी, लेकिन मैं जानता था कि आप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप एक प्रिंस हो और मैं एक कॉमनर।
एक कॉमन पर्सन हूँ, हमारा रिश्ता कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये वांग जी एकदम से आगे बढ़ा और उसने विंग के फेस को अपनी तरफ करते हुए कहा, विंग क्या कहा तुमने? तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें मार किया था, तो भी तुम चले गए थे मुझे छोड़कर? विंग कहता है, प्रिंस वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तभी एकदम से वांग जी ने विंग के फेस को ऊपर किया और उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा। विंग ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने वांग जी से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं करी थी। वांग जी तभी किस करते करते रुक गया और बोला, विंग तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और तुमने इन 3 सालों में एक बार ही मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई थी? तुम्हें पता भी है कि इन 3 सालों में मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे यही लगता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो मैं क्यों तुम्हें बताऊँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? विंग तुम क्यों मुझसे मिलने के लिए नहीं आए? हाँ, शीजन काका ने मुझे कहा कि वो तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में बता देंगे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। मैं तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। तभी विंग वांग जी के गले से लग गया और बोला, प्रिंस वांग जी मैं अब आपसे और दूर नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज़। क्या वांग जी जानता था कि विंग उससे क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है, विंग मैं भी तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक तुमने मुझसे ये नहीं कहा है सही से कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या फिर नहीं। विंग मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, इस बार मैं पूरे होश में तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। विंग कहता है, प्रिंस ये सच है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते को। तभी वांग जी ने विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा, कहा, विंग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता। वांग जी के अल्फा फेरामोन्स ने विंग को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। उसने अपनी स्पिरिचुअल और मैजिकल पावर्स का यूज़ करके एक स्पेस क्रिएट किया था जहाँ सिर्फ वो और विंग ही थे, उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। विंग की बॉडी वांग जी के अल्फा फेरामोन्स को ओवरलैप होने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली और इंटीमेटली किस कर रहे थे। वांग जी ने पूरी तरह से विंग को अपने में समा लिया था। जंगल के बीचों बीच वो दोनों थे, लेकिन सबकी नज़रों से ओझल थे। सुबह का 4 बज चुका था। वांग जी और विंग एक दूसरे की बाहों में थे, सो रहे थे। तभी विंग की नींद टूट जाती, उसकी आंखें खुल जाती क्योंकि उसे किसी की आहट सुनाई दी थी। क्योंकि विंग तलिस्मान बनाता था, तो उसे पता चल जाता था अगर किसी ने तलिस्मान को तोड़ने की कोशिश की होती है। विंग धीरे से वांग जी से दूर होता है और जब वो उस स्पेस से बाहर निकला तो उसने देखा कि सामने उसके जैसा एक हमशक्ल खड़ा हुआ था। उसे देखकर विंग चौंक गया। उसने अपने तलिस्मान से उस स्पेस के चारों तरफ को क्लोज कर दिया ताकि वांग जी को कोई खतरा ना हो जाए। विंग का जो हमशक्ल था वो बस एक बहरूपिया था। वो प्रिंस वांग जी के फोरहेड बैंड में जो ब्लू डायमंड लगा हुआ था उसे चोरी करने के लिए आया हुआ था। विंग उससे कहता है, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें प्रिंस वांग जी के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। ये सुनकर सामने खड़ा हुआ पर्सन हंसता है और कहता है, वे वुशियान, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? हाँ। विंग ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा, मेरे जीते जी तुम प्रिंस वांग जी को हाथ तक नहीं लगा सकते। ये कहते ही उस बहरूपी और विंग में लड़ाई होने लगती है। उस पर्सन के पास डीमनिंग पावर थी, इसलिए वो विंग के ऊपर भारी पड़ा था, लेकिन अंत में विंग ने उसे हरा ही दिया। लेकिन इस सब में विंग बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी उसी पल प्रिंस वांग जी की भी नींद टूट गई। उन्होंने जब अपने बगल में हाथ फेरा तो वहाँ पर विंग नहीं था। वांग जी देखकर घबरा के वो जल्दी से बाहर आए तो उसने देखा विंग बुरी तरह से घायल था और वो ज़मीन पर तड़प रहा था और उसके साइड में ही एक पर्सन मरा पड़ा हुआ था जिसकी शक्ल बिल्कुल विंग की तरह ही थी। वांग जी की चीख से निकल गई। उसने जल्दी से विंग को अपने आर्म्स में उठा लिया और कहा, विंग ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम्हारा इतना खून कैसे बह रहा है? वांग जी के आंसू बहते जा रहे थे। उसने विंग को अपने सीने से लगा लिया था और कहा, विंग मैं तुम्हें पैलेस में लेकर चल रहा हूँ। पैलेस में डॉक्टर्स हैं, वो तुम्हें ज़रूर ठीक कर देंगे। लेकिन विंग का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। तभी विंग ने कांपते हुए हाथ को वांग जी के गाल पर रखा और कहा, सॉरी वांग जी, मैंने तुम्हें इतने साल तक परेशान किया, आज फिर तुम। लेकिन विंग आज कुछ ना कह सका। उसके हाथ ज़मीन पर गिर गए और उसकी सांसें वे बहुत धीमी पड़ चुकी थी। वांग जी बार बार विंग का नाम ले रहा था, लेकिन विंग ने अपनी आइज़ ओपन नहीं करी। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो विंग को अपने साथ पैलेस में ले आया था। उसने अपने अंकल और ब्रदर को एक बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू तुरंत पैलेस में आने के लिए कहा। लानकुरान और शीचन जब पैलेस में आते हैं तो उन्हें पूरी बात का पता चलता है। शीचन तो सच जानते थे कि वांग जी विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन लानकुरान इस बात से अनजान थे। जब उन्हें पता चला कि वांग जी विंग को, जो कि कॉमिनर था,
हाँ, विंग को लानकुरन कभी पसंद भी नहीं करते थे, उसे अपने जिंगशी में लेकर आया है। तो लानकुरन का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जिंगशी में पहुँची तो वहाँ का हाल देखकर वो शिचन दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। वांग जी बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो विंग को अपने सीने से लगाए हुए था और बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से विंग के घावों को हील तो कर दिया था, लेकिन विंग की बॉडी ठंडी पड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब विंग में जान ही नहीं है। लानकुरन गुस्से में कहते हैं, वांग जी ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? क्या तुम भूल गए कि तुम एक प्रिंस हो? तुम किसी कॉमनर को ऐसे कैसे? तभी वांग जी ने विंग का सर अपनी लैप में रख लिया और वो उठकर बैठ गया और उसने कहा, अंकल प्लीज़ धीरे बोलिए, मेरा विंग सो रहा है। बहुत मुश्किल से मैंने उसके घावों को ठीक किया है। मेरा विंग बहुत पेन में था, अब जाके वो सुकून से मेरी बाहों में है। लानकुरन कुछ कहने वाले थे, तभी शिचन आगे बढ़े। उन्होंने विंग की नब्ज़ चेक करी तो वो शॉक्ड हो गए। वो बोले, वांग जी विंग की नब्ज़ नहीं चल रही है। ये सुनते ही वांग जी बोला, आप ना गलत समझ रहे हो। मेरे विंग को आदत है सबको परेशान करने की। अभी वो कुछ देर में अपनी आइज़ ओपन कर देखेगा। लानकुरन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एक तो वो विंग को ऐसे ही पसंद नहीं करते थे। विंग जब क्लाउडियस में था तो उसने बहुत ही परेशान कर दिया था उन्हें, और अब विंग की वजह से उनका नेफ्यू, जिस पर लानकुरन को इतना नाज था, उसकी ये हालत हो गई थी। वो यानी कि लानकुरन तेज़ आवाज़ में कहते हैं, सोल्जर्स अंदर आओ और स्वे वुशियांग को यहाँ से खींच कर बाहर ले जाओ। ये सुनते ही वांग जी चिल्ला पड़ा और बोला, अंकल मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन विंग के मैटर में मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, और अगर किसी ने विंग को टच करने की भी कोशिश करी या मुझसे दूर करने की भी कोशिश करी तो मैं उसकी जान ले लूँगा। विंग और मैं बहुत जल्द शादी करने वाले थे। वो मेरा मेट है, मेरा सोलमेट है, मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरा सब कुछ है, और अंकल आप उसके लिए ऐसा बोल रहे हो? लानकुरन को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सेल्फ राइटियस नेफ्यू, जो आज तक हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग चला था, आज वो उनसे यानी कि अपने अंकल से भी लड़ने के लिए तैयार था। शिचन जानते थे कि इस वक्त वांग जी की हालत थी, लेकिन अगले ही पल जो होने वाला था उसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मेरे जीने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं भी खुद को तुम्हारे साथ ख़त्म कर लूँगा। अपने मेट के बिना मैं जी कर क्या करूँगा? वांग जी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद को डिस्ट्रॉय करने वाला था, तभी शिचन ने उसे रोका और कहा, वांग जी रुक जाओ, हम अभी भी विंग को बचा सकते हैं। वांग जी जिसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, या कह लें कि सूख गए थे, वो कहता है, काका मुझे झूठी उम्मीद मत दीजिए, मैं जानता हूँ कि विंग। तभी शिचन ने कहा, वांग जी तुम्हारे फोरहेड रिबन पर जो ये ब्लू डायमंड है, ये विंग को वापस ला सकता है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, अगर ऐसा है तो मैं विंग को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। इसके बाद वांग जी ने धीरे धीरे विंग को हील करना शुरू कर दिया, और सच में विंग की सांसें वापस आ गई थी, या फिर वो मरकर वापस ज़िंदा हो गया था। विंग को होश आने में पूरे 3 दिन लग गए थे, और इन 3 दिनों में वांग जी ने उसे अपने सीने से लगाए रखा था और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देना कंटिन्यू रखा था। जब उसकी आइज़ ओपन हुई, यानी कि विंग की आइज़ ओपन हुई, तो उसने खुद को एक बड़े से रूम में पाया। विंग कहता है, क्या मैं हेल में हूँ? तभी उसे अपने साइड में किसी के होने का एहसास होता है। विंग जब अपनी नज़र फेरी तो देखा कि उसके बगल में लान वांग जी लेटा हुआ था, और वो कहता है, वांग जी। तभी वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, और वो बुरी तरह से रोने लगा। विंग कहता है, वांग जी मैं तो। तभी वांग जी ने उसकी तरफ देखा, उसके लिप्स पर किस करने लगा। वांग जी कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? हाँ विंग प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाओ। विंग कहता है, वांग जी मैं कहाँ पर हूँ, और तुम मेरे साथ क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी वांग जी ने कहा, विंग तुम मेरे साथ जिंगशी में हो, और अभी अभी तुम होश में आए हो। ये सुनकर विंग कहता है, लेकिन मैं तो। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें और मुझे एक और मौका मिला है, तुम बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, मैंने अपने। तभी विंग चौंक गया और कहता है, वांग जी तुमने अपने ब्लू डायमंड का यूज़ किया, मगर क्यों? मैं तो। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग तुम मेरे लिए सब कुछ हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहता। मैं जिंदा रह के क्या करूँगा? हाँ। विंग की आंखें भर आई थी। वो वांग जी के सीने से लग गया और बोला, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि। तभी वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग अब हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। विंग कहता है, वांग जी तुम्हारे अंकल वो कभी नहीं मानेंगे। तभी विंग की नज़र
अपने हाथ पर गई। उसके हाथ पर वांग जी का फोरहेड रिबन बंधा हुआ था। विंग कहता है, वांग जी ये। तई वांग जी ने हल्के से स्माइल किया और कहा, विंग अब मुझे वांग जी नहीं हस्बैंड कहने की आदत डालो। विंग ये सुनकर चौंक गया और बोला, हस्बैंड? लेकिन हमारी तो शादी भी नहीं हुई है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हारे हाथ पर मेरा ये फोरहेड रिबन बंधा हुआ है ना, ये इस बात को सिंबलाइज करता है कि हमारी शादी हो चुकी है। विंग इस ब्लू डायमंड का मैं यूज़ सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर ही कर सकता था। हाँ, हम प्यार करते हैं लेकिन हमने शादी नहीं की थी विंग सबको पता चल चुका है कि प्रिंस वांग जी ने विंग से शादी कर ली है। विंग बोला, हस्बैंड? तई वांग जी ने विंग के नेक पर किस किया और हल्का सा बाइट करते हुए कहा, विंग तुम हमेशा के लिए अब मेरे हो चुके हो। अब कभी भी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना ही मत, कोशिश ही मत करना। विंग और वांग जी दोनों की आंखें खुशियों से भर आई थी। विंग की शिजे, जियांग गैनली और चेंग ने भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। और लानकुरन इस डर से कि वो अपने नेफ्यू को खो देंगे हमेशा के लिए, इस डर से उन्होंने विंग को भी एक्सेप्ट कर लिया था। विंग और वांग जी अब साथ में ही रहने लगे थे एज अ हस्बैंड वाइफ जिंगशी में, क्लाउड रिसेस में। और 1 साल के बाद विंग एक प्यारी सी बेबी गर्ल को बर्थ देता है और उस बेबी गर्ल के भी फोरहेड पर जो रिबन था उस पर भी ब्लू डायमंड अपीयर हो जाता है। और ये देखकर विंग और वांग जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनके प्यार की निशानी अब इस दुनिया में आ चुकी थी।